धान का औसतन 30 क्विंटल से 32 क्विंटल उत्पादन प्रति एकड़ होगा। फिर भी से 80 से 90 हजार हमें प्रति एकड़ एक मोटा मोटी हम कह सकते हैं लगभग में इतना हमें प्राप्त होगा। और धान का प्रति एकड़ उत्पादन क्या ज्यादा हो सकता है? तो उत्तर है हाँ। अगर हम अपने मिट्टी का परीक्षण करें, वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करें, खाद की मात्रा सही डालें, पानी की मात्रा सही रखें और स्प्रे का समय ठीक रखें, तो प्रति एकड़ उत्पादन ज्यादा हो सकता है। सर, धान लगाने का अनुकूल समय क्या है? धान लगाने का अनुकूल समय हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 2 सीजन में खेती होता है, जिसमें खरीफ एवं रबी। खरीफ में माह जून जुलाई में धान का बुआई का कार्य किया जाता है एवं रबी सीजन में माह जनवरी फरवरी में धान का बुआई किया जाता है। धान लगाने से पहले खेत की तैयारी कैसे करें और कब शुरू करें? धान लगाने के लिए खेत की तैयारी ग्रीष्म काल से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। ग्रीष्म काल में 2 बार जुताई करके खेत का समतलीकरण का भी कार्य कर देना चाहिए। गहरी जुताई करनी चाहिए। इससे अपना ये फायदा होगा कि उसमें जो भी कीट पतंग और उनके लार्वा जो हैं वो धूप में आकर के सूख जाएंगे एवं तमाम प्रकार के जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव जो भूमि के अंदर हैं वे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बुआई के 1 माह पूर्व ही गहरी जुताई कर देना चाहिए। धान के लिए कैसी मिट्टी अनुकूल है? धान लगाने के लिए अच्छी जल धारण क्षमता वाली मिट्टी होनी चाहिए। मध्यम काली दोमट मिट्टी, कछार मिट्टी, भाटा मिट्टी, डोरसा, ये सभी प्रकार की मिट्टी जहाँ पानी का अच्छा साधन हो, जहाँ पानी का सुविधा हो, उन खेतों में धान का सफलतापूर्वक अच्छी पैदावार लिया जा सकता है। मिट्टी का पीएच मान क्या होना चाहिए? धान फसल की अच्छी पैदावार के लिए 6 से 8 पीएच मान की मिट्टी की बहुत बढ़िया होगा। धान के लिए अनुकूल टेम्परेचर क्या होता है? धान फसल के अच्छी पैदावार के लिए तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बहुत उपयुक्त माना गया है। अच्छा, धान लगाने से पहले बेसल डोज क्या डालना चाहिए? जैविक या रासायनिक या दोनों का उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल, धान लगाने से पूर्व मिट्टी में बेसल डोज का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें हमें कार्बनिक खाद के रूप में हमें गोबर का अच्छे से सड़ा हुआ पचा हुआ खाद लगभग 3 टन हमें डालना चाहिए। यदि हम यह मात्रा प्रति वर्ष नहीं दे सकते तो निश्चित रूप से 2 से 3 वर्ष में एक बार 3 टन गोबर खाद देना चाहिए, जो अच्छी तरह से पचा हुआ हो। साथ ही रासायनिक खाद के रूप में एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो, डीएपी 25 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 15 किलो बेसल डोज के रूप में देना चाहिए। साथ ही जिंक सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ के रूप से देना बहुत ही लाभदायक होगा। धान बोने की कौन कौन सी विधि है? धान बोने की विधि में मुख्यतः रोपा पद्धति है। रोपा पद्धति में सर्वप्रथम नर्सरी तैयार किया जाता है। तत्पश्चात मुख्य खेत जहां फसल का ट्रांसप्लांट किया जाता है उसकी तैयारी कर वहां मचाई करके पडलिंग करके रोपा जब तैयार हो जाए तब उसे वहां से उखाड़ कर लगाया जाता है। रोपाई का भी एक तो हाथ से लगाया जाता है, एक रस्सी के सहायता से कतार से भी रोपा लगाया जाता है एवं आजकल वैज्ञानिक एक बहुत ही अच्छा आविष्कार हुआ है, एक मशीन जिसको बोलते हैं पैडी ट्रांसप्लांटर, जिसका प्रयोग कर हम बहुत ही कम खर्चे में रोपाई कार्य कर सकते हैं। परंतु इसके लिए खास तरीके से नर्सरी डालना होता है, जो कि नर्सरी ट्रे के माध्यम से डालते हैं और बहुत ही कम समय में बहुत ही उचित दूरी पर हम लोग समय में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दूसरा विधि है बुआई।
बुआई के अंतर्गत सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई, जो कतार बद्ध तरीके से किया जाता है। कतारबद्ध तरीके से सीड ड्रिल से बुआई करने में बहुत ही कम खर्चा होता है। इसके लिए किसान भाइयों, सबसे पहले आपको जमीन को अच्छी तरह से जुताई कर लेना चाहिए एवं मानसून आने के पश्चात जब 1-2 बारिश हो जाए, सीड ड्रिल के माध्यम से धान की बुआई करना चाहिए। इस पद्धति से बुआई करने पर बहुत ही फायदा है, चूँकि रोपाई का खर्च बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अपन बहुत कम खर्च में सीड ड्रिल के माध्यम से धान बुआई करके, कतार पद्धति से धान बुआई करके हम अपना पैसा बचा सकते हैं। साथ ही इस विधि से बुआई करने के एक विशेष फायदा यह भी है कि इसमें जो वर्षा का जल है या जो सिंचाई का जल हम फसलों में देते हैं, वह भूमिगत हो जाता है। क्योंकि पडलिंग के समय जो रोपाई पद्धति में हम करते हैं, उसमें यह होता है कि पानी जमा रहता है और बह जाता है, अधिक बारिश होने से बह जाता है। इससे भूमिगत जल का संचयन नहीं हो पाता। यह भी एक सीधी बुआई का एक बहुत अच्छा फायदा है। एक पद्धति और है, जिसको छिटकवा पद्धति बोलते हैं। डायरेक्ट इसमें हाथों से जमीन तैयार करके हाथों से बीज को छिटक कर बो दिया जाता है, या एक ब्रॉडकास्टर के माध्यम से बो दिया जाता है। वह भी एक विधि है जो आमतौर पर प्रचलित है। धान रोपा के संपूर्ण विधि के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए, ताकि किसानों का उत्पादन बढ़ सके। सर, नर्सरी बनाने का क्या तरीका है? नर्सरी बनाने के लिए किसान भाइयों को बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसमें विशेष बात इस बात को ध्यान देना चाहिए कि नर्सरी बनाने के लिए जिस भूमि का चयन करें, वह निचला क्षेत्र ना हो, जिसमें बारिश का पानी जमा ना हो। इसलिए थोड़ा ऊंचा क्षेत्र में नर्सरी तैयार करना चाहिए। नर्सरी बनाने का समय क्या सही रहता है सर? नर्सरी बनाने के लिए जो समय है, खरीफ की हम यदि बात करें तो माह जून में नर्सरी बनाने का प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। अच्छा, बीज उपचार क्या होता है सर, और कैसे किया जाता है? यह बहुत सही सवाल है आपका। किसान भाइयों के लिए बीज उपचार बहुत ही आवश्यक है। इसको हम एक टीकाकरण जैसे समझ सकते हैं। बीज उपचार करने के लिए किसान भाइयों को बीज को सर्वप्रथम पुष्ट बीज को जांचने के लिए हमें 2% नमक का घोल, 2% नमक का जो सॉल्यूशन तैयार करेंगे, उससे हमें बीज को उपचारित करना चाहिए। 2% नमक का घोल में हमें बीज को भिगोना है। जो बीज ऊपर तैरने लगे, उसे हमें निकाल देना है। जो अच्छे अंकुरण क्षमता रखने वाले पुष्ट बीज हैं, वो नमक के घोल के नीचे तली में बैठ जाते हैं। उसे निकालकर हमें छाया में रखना चाहिए एवं उसमें 3 ग्राम कार्बेंडाजिम एवं मैंकोजेब, जो मार्केट में साफ पाउडर के नाम से उपलब्ध रहता है, उसके साथ में 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से उसे भली भांति मिक्स करके छायादार स्थान पर रख के उसे सुखाकर बुआई करनी चाहिए। बीज उपचार के बहुत से फायदे होते हैं। यह प्रिवेंटिव रूप से बहुत सारे लगने वाले जो रोग होते हैं, उससे हम बच सकते हैं एवं अपनी फसल का उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। सर, नर्सरी लगाने के लिए प्रति एकड़ बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? प्रति एकड़ बीज की यदि बात करें तो अलग अलग जो जैसे कि हाइब्रिड है, हाइब्रिड धान में लगभग 5 से 6 किलो बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। और एवं प्रमाणित बीज की यदि बात करें तो लगभग 15 से 20 किलो प्रमाणित बीज की आवश्यकता प्रति एकड़ होती है। सर, बीज उपचार के समय प्रयोग होने वाले फंगीसाइड या कीटनाशक कौन से हैं? उनकी मात्रा क्या होगी? बीज उपचार के लिए प्रमुख रूप से फंगीसाइड कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब है एवं थीराम। इनमें से 2 में से किसी एक को प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कार्बेंडा मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। इसी के साथ में एक कीटनाशक लेंगे
इमिडाक्लोपिड 30%, इसका 1 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए। जी सर, नर्सरी बनाने से पहले कौन सा खाद या बेसल का उपयोग करना चाहिए? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। स्वस्थ नर्सरी बनाने के लिए हमें पूर्ण रूप से पचा हुआ गोबर का खाद 4 से 5 क्विंटल हमें क्यारियों में डालना चाहिए। नर्सरी क्यारी जहाँ हम तैयार करते हैं उस समय डालना चाहिए। एवं एक कॉम्प्लेक्स खाद 12-11-18 जो NPK का रेशियो है, इसका प्रयोग करना चाहिए। एवं 2 किलो माइकोराइजा वैम का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए, जिससे स्वस्थ एवं मजबूत नर्सरी बनेगी। अच्छा सर, जैसे प्रति एकड़ नर्सरी का क्षेत्र क्या होना चाहिए, कितनी क्यारी होनी चाहिए, ऊंचाई कितना होना चाहिए पेड़ का? प्रति एकड़ की दर से यदि हम देखा जाए तो प्रमाणित बीज का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं रोपाई के लिए, तब हमें 8 से 10% भूभाग यानी प्रति एकड़ के हिसाब से 8 से 10 डिसमिल भूमि का प्रयोग नर्सरी के लिए किया जाता है। यदि हाइब्रिड किस्म की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमें 2% जमीन यानी 1 एकड़ में 2 डिसमिल की आवश्यकता होगी। इसमें क्यारी का साइज अपन रख सकते हैं 20 बाई 25 रख सकते हैं हाइब्रिड के लिए, जिसमें लगभग एक क्यारी में ही संपूर्ण 1 एकड़ के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यदि प्रमाणित किस्म की बात करें तो लगभग 3 से 4 क्यारी 20 बाई 20 का बनाना पड़ेगा। सर, नर्सरी में पानी की मात्रा कैसी रहनी चाहिए, नमी कैसा रहना चाहिए नर्सरी में? यह एक बहुत सही सवाल है, क्योंकि नर्सरी बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील मामला होता है, क्योंकि इसमें पानी को हम कम या अधिक नहीं कर सकते। इसलिए यह किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात होगी, विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होगी। पर्याप्त नमी बना रहे, पर्याप्त मात्रा में नमी बना रहे, 1 से 2 सेंटीमीटर पानी पर्याप्त होगा। नर्सरी में कौन कौन से रासायनिक खाद या जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए? अच्छा नर्सरी तैयार करने के लिए कभी हमको यदि ऐसा लगे कि नर्सरी बढ़िया से ग्रो नहीं कर रहा है, अच्छे तैयार नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हमें 19-19-19 19 एक वाटर सॉल्युबल एक उर्वरक है, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। यह प्रति टंकी 100 ग्राम साथ में रूट फास्ट ह्यूमिक एसिड के साथ मिला करके प्रति टंकी ह्यूमिक एसिड का मात्रा रहेगा 50 ml एवं 19-19 का मात्रा रहेगा 19 का मात्रा 100 ग्राम। इसे प्रति टंकी के दर से स्प्रे करना चाहिए। अच्छा सर, 100% जैसे हम अंकुरण के लिए डालें तो 100% अंकुरण कैसे करें, इसके लिए किसान भाई क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। किसान भाइयों को रहता है कि कई बार अंकुरण का विषय आता है, पर्याप्त अंकुरण नहीं होने से बहुत ही विषम परिस्थिति निर्मित होती है किसान भाइयों के लिए। अच्छा अंकुरण प्राप्त करने के लिए, जैसे कि हमने पूर्व में चर्चा किए कि बीज उपचार अति आवश्यक है। पुष्ट बीजों का हमें चयन करना चाहिए। साथ ही साथ जब हम बीज को हमें गीली नर्सरी पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। गीली नर्सरी पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम पहले से ही बीजों को अपन अंकुरित कर लेते हैं। उसके लिए बीज को 15 से 16 घंटे पानी में भिगा कर रखते हैं। उसके पश्चात उसे निकाल कर भीगा हुआ जूट के बारदाने में उसे भली भांति ढक कर रखते हैं। अच्छे अंकुरण के लिए उसमें गोबर 5 से 10 किलो लगभग बीज के लिए 1 किलोग्राम गोबर एवं 200 ग्राम गुड़, इसको भी भली भांति कोडिंग करके, बीजों में कोडिंग करके यदि हम इसे रख दें तो बहुत अच्छा अंकुरण हमें मिलेगा। एवं इसकी सायंकाल के समय में बुआई करें, नर्सरी बेड में बुआई करें, गीली नर्सरी बेड में बुआई करें एवं उचित नमी बनाकर रखें और अच्छा देखभाल करते रहें, जिससे हमें बहुत बढ़िया अंकुरण मिलेगा, बहुत अच्छी नर्सरी बनके तैयार होगी। सर, आप जो बोले गोबर और गुड़ का कोडिंग करना है करके, वो कैसे होता है, मतलब वो क्या है? मिट्टी में उसको डालना है कि बीज के साथ डालना है? सीधे उसको बीज के साथ डालना है। अच्छा, बीज के साथ मिक्स करना है। अंकुरण होने के बाद? जी, अंकुरण नहीं, अंकुरण भिंगाने के बाद, अंकुरण होने से पूर्व।
भिंगाने के जी। बाद उसको फिर अपन मिला के जमीन में डाल दिए। जी हाँ, चूंकि गोबर में बहुत से लाभदायक जीवाणु होते हैं जो अंकुरण को प्रोत्साहित करने वाले होते हैं, जिससे बहुत बढ़िया स्वस्थ अंकुरण मिलेगा और उसमें उनको न्यूट्रेंट भी मिलेगा। जी, जी, जी। सर आप गीला नर्सरी के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या सूखा नर्सरी भी होता है? जी हाँ, यह बहुत अच्छा सवाल है। किसान भाई लोग जहाँ रेनफेड एरिया है या सिंचाई सुविधा सुनिश्चित नहीं होने के कारण मानसूनी बारिश जब 1-2 बारिश होता है, उस समय धान का बुआई कर देते हैं, सीधा बुआई कर देते हैं नर्सरियों में, जो जहाँ पानी बारिश के पानी पर निर्भर होता है, उसे सूखा नर्सरी कह सकते हैं। सर धान की नर्सरी में क्या बीमारी आता है, उसका रोकथाम क्या है? धान की नर्सरी में प्रायः यह देखा गया है कई बार कि उसमें शुरुआत में ही पत्तियों का पीलापन होना, एक झुलसा रोग भी उसमें आ जाता है। उसका रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम मेन्कोजेब का 50 ग्राम प्रति 20 लीटर टंकी में प्रयोग करना चाहिए। 20 लीटर पानी में 50 ग्राम, मतलब पर लीटर 2.5 ग्राम दवा का प्रयोग करना चाहिए। एवं साथ ही यह भी देखा गया है कि धान की नर्सरी में तना छेदक का भी प्रयोग प्रकोप देखा गया है। उसके लिए कोराजन क्लोरेंटानिलिप्रोल एक रसायन है, इसका प्रयोग 6 ml प्रति पंप की दर से करना चाहिए। सर धान की नर्सरी जल्दी तैयार कैसे करें? धान की नर्सरी जल्दी तैयार करने के लिए किसान भाई धान की नर्सरी का उचित देखभाल करें, नमी बनाकर रखें एवं धान को अंकुरित करके उसकी बुआई करें। गीली जो हमने अभी कहा, गीली नर्सरी बेड का चयन करके उचित देखभाल के साथ में अपन धान की नर्सरी जल्द ही लगभग 2 सप्ताह में तैयार कर सकते हैं। धान की नर्सरी ओपन फील्ड में होता है, तो इसमें मौसम से बचाव कैसे करना चाहिए हमको? मतलब मौसम की मार से धान की नर्सरी को कैसे बचाएं? जी, प्रायः यह देखा गया है कि किसान भाई कभी कोई गलती कर बैठते हैं। यदि निचले क्षेत्र में नर्सरी तैयार करते हैं, उसी बीच यदि अच्छी बारिश हो गई, तो वहाँ जल भराव हो जाता है, जिससे नर्सरी पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो किसान भाई को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उछली सतहों पर, ऊँची जगह पर नर्सरी बेड तैयार करें। यह बात सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। यदि किसी प्रकार से इस प्रकार की समस्या से बचा जा सकता है, एवं बायोवीटा या बायोजाइम का स्प्रे भी हमें करना चाहिए मौसमी जो दुष्प्रभाव है उससे बचने के लिए। धान की नर्सरी लगाते हैं तो खरपतवार भी आएगा, उसके लिए क्या मतलब उसका रोकथाम है और सावधानी क्या बरतनी चाहिए? निश्चित तौर पे धान की नर्सरी में बहुत से खरपतवार आते हैं। इसके लिए किसान भाई को विशेष ध्यान देना चाहिए। जब धान की नर्सरी तैयार करते हैं, ज़मीन की तैयारी करते हैं, उसी समय अच्छे से निराई-गुड़ाई करके, मुख्यतः देखा गया है कि जो दूब घास है, मोथा घास है, इनको निकाल देना चाहिए। उसके बाद भी धान के नर्सरी के साथ यदि कोई अन्य प्रकार के खरपतवार उग आए, उसका केमिकल नियंत्रण भी है, जिसमें बिस्पायरिवेट सोडियम 10 से 12 ml प्रति टंकी की दर से स्प्रे करके पूर्ण रूप से जो भी खरपतवार है उसे नष्ट किया जा सकता है। सर जैसे नर्सरी तो हो गया, अब उसका रोपाई करना है तो कैसे करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए? नर्सरी की रोपाई करने के लिए सर्वप्रथम जैसे हमारा नर्सरी तैयार होता है, उससे उसी समय से अपन को ध्यान रखना चाहिए। मुख्य जो खेत है जहाँ हमें नर्सरी की रोपाई करनी है, उसकी तैयारी कर लें, बराबर उसमें पडलिंग कर लें, मचाई का कार्य कर लें। एवं नर्सरी जब 4-5 पत्तियों का हो जाए, लगभग 15 सेंटीमीटर ऊँचा हो जाए, 12 से 15 सेंटीमीटर की नर्सरी भी उखाड़ कर लगाया जा सकता है। उसे उखाड़ कर प्रयास करना चाहिए कि लाइन से जो लाइन पद्धति है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो सर इसमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी होगी और लाइन से लाइन की दूरी क्या होगी? जी हाँ, पौधे से पौधे की दूरी इसमें 20 सेंटीमीटर एवं लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर रखना चाहिए। जी सर। तो रोपाई के समय खेत में पानी की मात्रा क्या रहनी चाहिए सर? रोपाई के समय खेतों में पानी की मात्रा लगभग 2 सेंटीमीटर रखने का प्रयास करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो समृद्ध स्वदेश चैनल को लाइक कीजिए। ऐसी जानकारी पाने के लिए समृद्ध स्वदेश चैनल को सब्सक्राइब करिए।
सब्सक्राइब फ्री है, नीचे दिया लाल बटन उसे दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस जानकारी को अधिक से अधिक किसानों के पास भेजें ताकि वह लाभ उठा सके। और आपको अगर कोई जानकारी पानी हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में हम धान लगाने के बाद कौन से खाद, कौन से स्प्रे खरपतवार को कंट्रोल करें, बीमारियों को कैसे कंट्रोल करें, अन्य सवालों के बारे में जानने की कोशिश की है। सर आप बताइए, खाद और उर्वरक का प्रबंधन कैसा रहना चाहिए धान की फसल में? जी, अच्छा उत्पादन लेने के लिए खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन, साथ ही साथ जल प्रबंधन भी बहुत मायने रखता है। हम यदि बात करें खाद प्रबंधन एवं उर्वरक का प्रबंधन, तो हमें संतुलित रूप से दोनों का प्रयोग हमें करना चाहिए। इसके लिए हमें का खाद FIM का प्रयोग लगभग 25 से 30 टन प्रति एकड़ की दर से जब हम खेत की तैयारी करें उसी समय हमें मिला देना चाहिए। साथ ही साथ जब मताई करते हैं उस समय हमें उर्वरक डालना चाहिए। उर्वरक के रूप में हमें SSP सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, DAP 25 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश हमें लगभग 20 किलोग्राम तथा 10 से 15 किलोग्राम यूरिया मताई के समय हमें डाल देना चाहिए। जब पौध का रोपण हो जाए, पौध रोपण पश्चात लगभग 12 से 15 दिन पश्चात यूरिया का 25 किलोग्राम मात्रा, साथ ही साथ पोटाश 10 किलोग्राम की मात्रा एवं DAP 25 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम एवं माइकोराइजा 10 किलोग्राम रोपाई के 10 से 15 दिन के अंतराल में हमें देना चाहिए। रोपाई के लगभग 35 से 40 दिन के अंतराल में हमें यूरिया का एक मात्रा और देंगे, लगभग 25 किलो यूरिया, पोटास 12 से 15 किलो पोटास की मात्रा एवं साथ ही उस समय तना छेदक भी आता है। क्योंकि बाजार में बहुत से तना छेदक के लिए बहुत से दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं जो ग्रेनुअल फॉर्म में होती हैं, जिसमें क्लोरेंटानिलिप्रोल जो फटेरा नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है, उसका प्रयोग भी लगभग 4 किलो और एवं कार्बोफ्यूरान लगभग 5 किलो, फटेरा या कार्बोफ्यूरान में से कोई भी एक लेना है, इसका भी प्रयोग करना चाहिए। ट्रांसप्लांटिंग के लगभग 60वें दिन हमें यूरिया 15 से 20 किलो, पोटास लगभग 12 से 15 किलो का प्रयोग हमें करना चाहिए। यह हुआ संतुलित रूप से खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग। किसान भाई, इन्हें यदि हम समय रहते या अपनी फसल की अवस्था को देखते हुए यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर हमें परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छा हमें परिणाम देखने को मिलेंगे एवं हमारे उत्पादन में भी बहुत अच्छा वृद्धि होगी। सर धान की फसल है तो बीमारी तो लगेगी ही, तो धान में क्या क्या बीमारी आ जाती है? जी, निश्चित रूप से धान में बीमारियां का प्रकोप बहुत ही देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय मौसम में बहुत ही प्रतिकूलताएं होती है। क्योंकि तापमान का अधिक होना या कम होना, साथ ही साथ सापेक्षिक आर्द्रता, वायुमंडल में सापेक्षिक आर्द्रता का भी कम ज़्यादा होने से बहुत से प्रकार के बैक्टीरियल एवं फंगल डिसीज धान के फसलों में होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमें यह देखने को मिलता है कि झुलसा रोग का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। फाल्स स्मट होता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है, इसमें आभासी कंडवा रोग जिसे फाल्स स्मट भी कहते हैं, यह भी हमें देखने को मिलता है। खैरा रोग जो जिंक की कमी से होता है, यह भी देखने को मिलता है। शीत ब्लाइट देखने को मिलता है। स्टेम रॉट जैसी बीमारियां भी धान में बहुतायत मात्रा में अटैक करती हैं। ये तो हुई रोग की बात। यदि कीट व्याधि की बात करें तो बहुत से कीट भी धान की फसलों में आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करें तो पत्ती लपेटक या लीफ फोल्डर एक कीट होता है, उसका प्रकोप भी धान की फसलों में देखा जाता है। साथ ही साथ स्टेम बोरर तना छेदक का भी प्रकोप होता है। गंधी बग है, माइट्स है एवं आर्मी वर्म है,
बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो समय समय पे अलग अलग अवस्था में धान की फसल को प्रभावित करते हैं। सीड ब्लाइट, धान में सीड ब्लाइट बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है इस रोग का। इसका लक्षण यह है कि यह धान के निचले हिस्से में गोल अंडाकार धब्बे बनते हैं एवं जो सफ़ेद कलर के होते हैं धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण रूप से फसल को अपने प्रभावित कर देते हैं। इससे प्रभावी नियंत्रण के लिए अवतार 500 ग्राम का स्प्रे एवं या अवतार या टफ फाइट 90 500 ग्राम का इस्तेमाल प्रति एकड़ की दर से करना चाहिए। ब्लास्ट, धान में पत्तियों पर धब्बे बनते हैं एवं धब्बे का जो केंद्र होता है वह स्लेटी कलर का होता है एवं उसका किनारा भूरे रंग का होता है। इससे हमें प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए हेक्साक्लोनाजोल 400 ml प्रति एकड़ के दर से या नेटियो 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। ब्लास्ट रोग में हमें 100% कंट्रोल मिलेगा। भूरा माहो धान के तने में निचले हिस्से में रहता है एवं उसका रस चूसकर बहुत ही जल्दी उसे पीला कर देता है। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए पाइमेट्राजिन 100 ग्राम साथ में नीमराइल 10,000 ppm 250 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए, जिससे भूरा माहों में 100% नियंत्रण प्राप्त होगा। स्टेम बोरर का लक्षण यह है, यह धान के फसल के मुख्य तना को नीचे से काट देता है, जिससे धान का मुख्य तना ही खराब हो जाता है, जिससे उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलता है। इसका प्रभावी नियंत्रण हेतु क्लोरेंटानिलीप्रोल ग्रेनुअल 4 kg एवं कार्बोफ्यूरान 5 kg इसे किसी भी खाद के साथ मिलाकर डालें, इसमें 100% नियंत्रण मिलेगा। धान में लगने वाले लीफ फोल्डर, इसके नियंत्रण के लिए इसमें हम प्रायः यह देखते हैं कि पत्तियों को लपेटकर उसके ग्रोथ को रोक देती है। लीफ फोल्डर से बचने के लिए सेल्क्रान नामक दवा का 250 ml की मात्रा में प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए एवं यदि हम जड़ से डालना चाहें तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% ग्रेनुअल का 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से करें। निश्चित रूप से उसमें अच्छा नियंत्रण प्राप्त होगा। खैरा रोग जिंक तत्व की कमी से धान में बहुतायत मात्रा में देखने को मिलता है। इससे पत्तियां पीली पड़ती हैं एवं धीरे धीरे उसमें धब्बा बनकर भूरी हो जाती हैं एवं नष्ट हो जाती है। इससे रोकथाम के लिए 150 ग्राम चिलेटेड जिंक का प्रयोग करना चाहिए, स्प्रे के माध्यम से करना चाहिए। फाल्स स्मट यह बहुत ही खतरनाक प्रकार का बीमारी होता है, जो बालियां निकलने से लेकर ग्रेन फिलिंग दूध के भराव तक के जारी रहता है। यह 90% से अधिक सापेक्षिक आर्द्रता होने के कारण यह प्रारंभ होता है एवं नमी अवस्था ज़्यादा हो जाने से प्रारंभ होता है। इसके रोकथाम के लिए नाइट्रोजन यूरिया का कम से कम प्रयोग करें एवं इसका रोकथाम केमिकल रूप से करने के लिए प्रोपिक्लोनाजोल 400 ml का स्प्रे करें। लीफ ब्लाइट, धान में लीफ ब्लाइट के लक्षण, हमें पानी से भरे एक धब्बा दिखेगा जिससे वे आपस में बड़े होकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। यह बीमारी अधिक तापमान एवं ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण होता है। इससे बचाव के लिए हमें नत्रजन उर्वरक का प्रयोग कम करना चाहिए। खेतों में यदि अधिक पानी भरा है उसे बाहर निकाल देना चाहिए एवं अवतार का 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। तो सर, धान के खरपतवार को कैसे नियंत्रण करें? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। धान में यदि खरपतवार का नियंत्रण अच्छे से ना हो तब हमारे धान के उत्पादन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लगभग 35 से 40% का भी हमारे उत्पादन को प्रभावित करती है। इसलिए किसान भाइयों को धान के खरपतवार का नियंत्रण में विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमें जब हम FYM या सड़ी हुई गोबर का खाद प्रयोग करते हैं उस समय यह ध्यान रहे, सुनिश्चित करें कि गोबर की खाद अच्छे से सड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि गोबर में कई प्रकार के बीज होते हैं जो बाद में हमारे
मुख्य खेतों में उगाते हैं। साथ ही साथ जब हम जुताई करें उस समय अच्छे से जुताई करें, मिट्टी को बढ़िया से जुताई करें, जिससे नीचे के जो बीज हैं, जो कंद हैं, वो राइजोम जो है वो आकर अच्छे धूप में सूख जाए। साथ ही साथ रासायनिक नियंत्रण के लिए बिस्पायरिवेट सोडियम का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम लोग अच्छे तरीके से खरपतवार नियंत्रण कर अपने फसल को बचा सकते हैं। सर एक आखिरी क्वेश्चन, धान का उत्पादन लागत और मुनाफा प्रति एकड़ क्या होगा? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। सभी का यह अंतिम इच्छा होता है कि बहुत बढ़िया से उत्पादन हो। जिस भी खेती जब वो करते हैं तो उनका इच्छा होता है कि एक अच्छा मुनाफा प्राप्त करें। लेकिन किसान भाइयों, इसके लिए आप यदि सही पद्धति, सही वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें, समय में आप उर्वरक कर प्रबंधन, जल प्रबंधन, समय-समय पे स्प्रे, है ना, पौध संरक्षक दवाइयों का प्रयोग यदि हम अच्छे से करते हैं तो निश्चित रूप से धान का औसतन 30 क्विंटल से 32 क्विंटल उत्पादन प्रति एकड़ होगा। यदि इसका बाजार मूल्य देखा जाए तो अलग-अलग मार्केट की परिस्थिति पर निर्भर होता है, फिर भी से 80 से 90 हज़ार हमें प्रति एकड़ एक मोटा-मोटी हम कह सकते हैं लगभग में इतना हमें प्राप्त होगा। और खर्च की बात करें तो लगभग 35-40 हज़ार इन सभी प्रबंधन में हमारा 35 से 40 हज़ार खर्च होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि 45 से 50 हज़ार मुनाफा हमें मिल सकता है, जो एक बहुत ही अच्छा मुनाफा कहा जा सकता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि किसान भाइयों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और यदि ये ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।